देखिए मोदी जी का और दंगों का, मोदी जी का और दंगों का चोली दामन का साथ है। मोदी जी जहां पर भी जाते हैं दंगे अपने आप पहुंच जाते हैं। मेरी बात को याद रखना। आज धूप है ना, आदमी जहां जहां जाएगा परछाई साथ जाएगी। ऐसी मोदी जी की परछाई जो है वो दंगे हैं। आज मोदी जी कुछ नहीं करते पर दंगे अपने आप हो जाते हैं। आप ये चीज समझो। आज उनका विरोध बांग्लादेशी तक कर रहे हैं, आप यहाँ से लगा लो। आज मोदी जी का तमिलनाडु में गो बैक के नारे लग गए। जिस देश के प्रधानमंत्री को विदेशों में इज्जत नहीं मिल रही, जिस देश के प्रधानमंत्री को अपने राज्यों में इज्जत नहीं मिल रही, आप उस देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद कर सकते हैं कि उसका डंका बजेगा। जगह जगह लोग थूक रहे हैं मोदी जी के नाम पे। मोदी जी को फिर भी अक्ल नहीं आ रही। नेशनल मीडिया को खरीद करके मोदी जी सोचते हैं कि मैं अपना चेहरा चमका लूंगा, नेशनल मीडिया मुझे हीरो बना के साबित कर देगी, खड़ा कर देगी और मेरे नाम का डंका बज जाएगा। वो डंका एक्चुअल में सिर्फ मीडिया में बजता है। जमीन पे तो लोग अपनी चप्पलें खोल के बैठे हैं इनके बीजेपी के नेताओं का स्वागत के लिए। पूरी घटना को इस तरह से देखते हैं, पहली बात तो लोगों को पूरे कपड़े पहनने चाहिए, है नहीं बात। पैंट के नीचे, पजामों के नीचे के जो अंदर के कपड़े वो भी पहनने चाहिए कि भैया कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ऐसा इस चीज से संज्ञान लेने की जरूरत है। इसके बाद कच्छों की बिक्री बहुत बढ़ गई। हमने सुना है बीजेपी के मंत्रालयों के अंदर बहुत कच्छे बिक रहे हैं आज, तो उसका क्योंकि उनको पता है हमारे साथ भी ये हादसा हो सकता है। एक तो यहाँ से हम ऐसे देख रहे हैं और दूसरा हम इसको यहाँ से देख रहे हैं कि जनता अवेयर हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता आज ये चीज समझ चुकी है कि नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारो, क्योंकि इनको हमने वोट देकर के संसद में भेजा है और संसद से बाहर निकालने का लोगों के पास। आप एक बात देखिए, जब एक इंसान की आवाज सुनी नहीं जाती ना तो वो क्या करता है, या तो वो आत्महत्या करता है या वो मार देता है। आज जनता के साथ वो सिचुएशन हो चुकी है। आज मोदी से सताए लोग जो है उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो मर जाए या इनके कपड़े फाड़ दें। तो हर आदमी क्यों सोचेगा मरने की, वो इसलिए इनके कपड़े फाड़ना ज्यादा बेहतर समझ रहा है। देखिए आज मोदी जी जहां जहां जाएंगे ना वहां आग लग जाएगी। समझो बात। मोदी जी के जहां जहां कदम पड़ते हैं ना वहां पे एक माहौल बन जाता है बिल्कुल और बिल्कुल नफरत का। ये क्यों होता है ये हमें भी समझ नहीं आती। आज मोदी जी के कदमों के अंदर कोई मनुष्यत है। आज मोदी जी के कदम जो है वो आग उगलते हैं। आज मोदी जी के जो साथ साथ चलते हैं वो दंगे साथ चलते हैं, हमें समझ नहीं आती। इनके सारे नेता ऐसे हैं भाई साहब। वो आपने देखा होगा उत्तराखंड वाला और फटी जीन्स पे बात कर रहा है। आज देश की तेरे को तू कह रहा है फटी जीन्स से महिलाएं पहनती हैं। आज तेरे को फटे किसानों की किस्मत नहीं दिखी। आज किसान तेरे को दिखने चाहिए, तेरे को फटी जीन्स दिख रही है। आज तेरे को देश में बेरोजगारी का आलम दिखना चाहिए, तेरे को गोटा झांकता हुआ दिख रहा है जीन्स में फटा हुआ। मोदी जी वानर सेना का हिस्सा थे। जो एक राम सेतु का पुल बना था उसमें मोदी जी ने भी पत्थर फेंके थे। ये पत्थर वही टायर है जो मोदी जी ने फेंका था। आप ये देखो ना, फिर थोड़े दिन बाद आएगा ये शूर्पणखा के साथ थे, ये राक्षसी सेना का हिस्सा थे। भैया सब कुछ सुनने को आएगा। आज ये सरकार बोलती थी कि ये किसान जो हैं ये असली किसान नहीं है, असली किसान तो खेतों में है। तो आज जिनके कपड़े फाड़े गए हैं तो हम भी ये कहते हैं कि वो किसान नहीं है, असली किसान तो खेतों में है। आप सफलता को मैं यहाँ से तोलना चाह रहा हूँ कि आज लोग जागरूक हो चुके हैं। सफलता यहाँ से लो। आज जो मैंने आपकी बात बोली है कि कपड़े फाड़ने वाली, उसका मतलब ये है कि लोग जागरूक हो गए हैं, सड़कों तक लोग पहुँच गए हैं। लोग बीजेपी की एमएलए की एंट्रियां बंद कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने एक बात बोली थी कि वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी के नेताओं को लोग दौड़ा दौड़ा के चप्पलों से मारेंगे। आज मोदी जी, आज ये बात तब भी साबित होगी, आपने देखी होगी जो राहुल गांधी जी का व्यक्तव्य था कि इनके बंदों को चप्पलें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे नेताओं को। वो दिन दूर नहीं, आज वो दिन देखने को हाथ हो गया कि चप्पलें मार रहे हैं इनको लोग। मोदी जी को काफी डंका बज रहा है पूरी दुनिया में बोलने में। तो मोदी जी का बोलने में डंका बज रहा है पर वो डंके का असर कहाँ हो रहा है। आज मोदी जी का डंका तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे डंक मारने के बराबर हो, डंका ना होकर के डंक मारने के बराबर हो। मोदी जी तो हर वर्ग के आदमी को वो डसते जा रहे हैं। उन्होंने बैंक के कर्मचारी नहीं छोड़े, उन्होंने रोजगार वाले बंदे नहीं छोड़े, उन्होंने कौन छोड़ा है। और कल आपको पता होगा सुकन्या योजना, ये योजना उनके भी वो पैसा खा गया, वो भी देश हित में हो जाएगा। ब्याज दरें कम कर दी उन्होंने। लोग छोटी छोटी अपनी बचतें जोड़ते थे, उन्होंने उन बचतों पर भी अटैक कर दिया। मोदी जी ये चाहते हैं कि देश का हर आदमी कच्चे में आ जाए, सड़क पे आ जाए, जमीन पे आ जाए। आज मोदी जी ये प्रावधान बनाना चाहते हैं देश के अंदर। बिल्कुल सफलता मिलती दिख रही है। आपने देखा होगा भी बीजेपी एमएलए कपड़े फाड़ दिए। तो देखिए वो तो लोगों का नैरेटिव सेट करने की बात है ना। आप सोशल मीडिया पे एक छोटी सी क्लिप निकाल करके अगर चलाओगे, वरना राहुल गांधी जी ने 4 बातें बोली हैं, वो चारों बातें सत्य हुई। 2015 में उन्होंने संसद में बोला था कि ये अडानी अंबानी को जमीन सौंपना चाहते हैं। आपने देखी होगी उनकी वो क्लिप आजकल बहुत घूम रही है, तो आज वो चीज़ भी सत्य होगी उनकी। उन्होंने बोला था कोरोना के बाद जो है दिसंबर में बोल दिया था कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल सड़क पे आ जाएगी, बिल्कुल वो चीज़ देखने को आई। आप ये बताओ नोटबंदी के वक्त उन्होंने बोला था कि देश को बहुत नुकसान होगा, वो चीज़ देखने को आई। तो आज राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो एक अच्छे एनालाइजर हैं। आज अच्छे एनालाइजर है, वो अच्छे वक्ता भले ना हो पर अच्छे एनालाइजर हैं। वो चीज़ों को भाप लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि वो बड़े बड़े रिसर्चरों से मिलते हैं, बड़े बड़े बंदों से मिलकर के अपनी बात रखते हैं। खाली ऐसे नहीं कि मोदी जी की तरह जो मुंह में आया वो बोल दिया। सही मायने में मोदी जी ये चाहते हैं किसी भी तरीके से जहां पे भी खाली जमीनें दिख रही हैं
वो ज़मीनें कैसे केंद्र सरकार के अंडर में आए, वो कैसे एमसीडी के अंडर में आए और वो कैसे अडानी अंबानी को पहुंचाई जाए। आज मोदी जी का हर एक मकसद जो है, आज जो कहीं पे भी ये ज़मीनें हड़पने के प्रावधान बना रहे हैं, वो सारी ज़मीनें हड़प करके अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी ये भी एक गुजारिश करेंगे कि हिंदुस्तान का नाम बदल के अडानिस्तान या अंबानिस्तान रख दिया जाए। आप ये चीज़ को भी समझो, आज हिंदुस्तान की एक जो सूरत थी उसको मोदी जी ने बिल्कुल धूमिल कर दी है। आज मोदी जी चाहते हैं कि इसको अंबानिस्तान बनाया जाए, मोदी जी चाहते हैं इसको अडानिस्तान बनाया जाए। हरियाणा में तो बन चुकी है हवा, अब बंगाल में बनेगी। जो इलेक्शन हो रहा है, अमित शाह जी ने बोल दिया कि मेरी 200 सीटें आएंगी, तो अब तो ये चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा भैया कैसे लेके आनी है। मेरी बात समझ रहे हो? बात अमित शाह तो बोल के चले गए भाई 200 सीटें आएंगी, तो इसका मतलब है अब चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी उन्होंने कि ले भैया मैंने बोल दिया 200 प्लस आएंगी, अभी 200 प्लस कैसे लानी है वो तू जाने, तेरा काम जाने। नहीं, चुनाव आयोग क्या करेगा उसमें? चुनाव आयोग ही तो करता है आज तक। आज जितने भी इलेक्शन में इनकी एक तरफा गेम होती है, वो चुनाव आयोग का बड़ा रोल होता है। रात को 12-12 बजे तक आपने देखा बिहार इलेक्शन के रिजल्ट नहीं घोषित हो पाए थे चुनाव आयोग से, उसके बाद भी इन्होंने बोल दिया हाँ जी जीत गई बीजेपी। आज वो क्या करते हैं, आज इन्होंने पहले से गेम सेट करी होती है। जैसे आज मैच फिक्स होते हैं ना, मैच फिक्सिंग होती है, उसके अंदर आखिरी गेंद तक जान के मैच को लेके जाते हैं ताकि पब्लिक को ये ना लगे कि मैच फिक्स है। तो आज ऐसी ईवीएम का खेल फिक्स होता है, आज इलेक्शन का रिजल्ट भी फिक्स होता है। इनके ऊपर भी लाखों करोड़ रुपए के सट्टे लगते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि किसकी पार्टी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, और उसी के प्रावधान के तहत ये काम होता है। साहनी जी, जिस तरह से खट्टर साहब का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था हरियाणा में, और आज दुष्यंत चौटाला का भी जो है वहाँ पे काफ़ी विरोध हुआ है, उनको जो है बहुत विरोध झेलना पड़ा है किसानों का। देखिए, आज जो इंसान किसानों पे राजनीति करेगा उसको ये चीज़ तो झेलनी पड़ेगी। आज बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इनमें अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। आज आपको पता है ना कि भैया दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आज वही चीज़ हो रही है। आज लोगों को पता है ये किसानों से खफा आदमी है, हम किसानों की यहाँ पे वो करेंगे, एक तारीफ करेंगे तो किसान हमारी तरफ आ जाएंगे, पर किसान बेवकूफ़ नहीं है। जो रोटी उगाना जानता है वो दिमाग पढ़ना भी जानता है। किसान को पता है कि ये राजनीतिक दल जो है हमारे साथ जुड़ करके सिर्फ भाई लूटने के लिए आए हैं और ये कुछ नहीं कर रहे, तो इसलिए हर राजनीतिक पार्टी का वो समर्थन जो है नहीं करेंगे। आज मैं तो कहता हूँ किसानों को अपनी एक पार्टी बना लेनी चाहिए। मेरी बात समझ, संयुक्त किसान मोर्चा इतने हिंदुस्तान में फैला हुआ है, अपनी एक पार्टी बनाएं, अपने संसद में बंदे भेजें और वहां पर जाकर के इनका विरोध करें। जमीन से विरोध तो बहुत कर लिया। देखिए, फ्री की रोटी तो ये लंगर है, आज ये लंगर पे उन्होंने उंगली उठा दी। आज इसको फ्री की रोटी नहीं कहते, लंगर जो होता है वो प्रसाद होता है। प्रसाद को आप फ्री या पैसों में नहीं तोल सकते, पहली चीज तो ये है। और उन्होंने शराब की बात बोली है, तो आज शराब बंदी कर दे सरकार। क्यों सरकार शराब के ठेके लगा के बैठी हुई है? आप ये बात बताओ, सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो शराब से जनरेट होता है, सरकार अपनी कमाइयां कर रही है। आज कायदे से देखा जाए तो 1 किलोमीटर के बाद अगले 5 किलोमीटर तक कोई शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। आज आप दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में देखो भाई साहब, 1 किलोमीटर के अंदर 3-3 शराब के ठेके हैं। क्यों बंद नहीं होते वो शराब के ठेके? आज क्यों युवाओं को बर्बाद करने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं? आपने केजरीवाल को देखा होगा, अभी उसने 21 साल उम्र कर दी शराब की। आप ये देखो, मतलब केजरीवाल को सोचना चाहिए, रोजगार तुम दे नहीं पा रहे और आदमियों को शराबी बनाते फिर रहे हो। आज आपको पता होगा शराब के नशों में लोग अपने बाप को मारेंगे, अपनी बीवी को मारेंगे, अपने बच्चों को मारेंगे। क्यों? क्योंकि आज उनकी उम्र घट गई है। आज ये क्या है? आज इससे कोई मतलब नहीं। पीने वाला 18 साल का भी पीता है, पीने वाला 16 साल का भी पीता है, पर आप मैसेज क्या दे रहे हो? आप 25 साल से उम्र घटा के 21 साल कर रहे हो। आपको तो शराब के ठेके बंद कर देने चाहिए, आप शराब की दुकानें बंद कर देनी चाहिए। जब एक आदमी की उम्र हो जाए ना, उसकी बातों को दिल से ना लेके हंसी में टाल देना चाहिए। आज मोदी जी उम्र दराज आदमी हो चुके हैं, 70 साल के हो गए हैं, उन्हें खुद को पता नहीं लगता। आज उन्हें खुद को पता नहीं लगता वो बोलते क्या हैं। और आज छोटी सी बात देखो कि भारत तो खुद उनको आज़ाद करा रहा था, तो उनको जेल में किसने डाला? आज सही मायने में ये पाकिस्तान के पिट्ठू बन के लड़ रहे होंगे कि हम बांग्लादेश को आज़ाद नहीं होने देंगे। इनको ये नहीं पता लगा कि मेरे को बोलना क्या है। एक्चुअल में मोदी जी ने अगर सत्याग्रह में कूदे थे ना, ये पाकिस्तान की तरफ से कूदे होंगे, तभी इनका याराना आज तक है, वहाँ बिरयानी खिलाने के लिए बुलाया जाता है। आज पाकिस्तान की तरफ से चाह रहे होंगे बांग्लादेश टूटे ना, बांग्लादेश आज़ाद ना हो। यार ये क्या आदमी है? आप ये सोचो ना, ये जहाँ जाता है वहीं का हो जाता है। ये नेपाल जाता है वहाँ का होता है, भूटान जाता है वहाँ का होता है, चाइना जाता है वहाँ का होता है, जहाँ जाता है वहीं का हो जाता है। अभी तो थोड़े दिन बाद रामायण के पात्रों में से निकल के आएगा। सुब्रमण्यम स्वामी इनका सबसे ज़्यादा समझदार नेता है बीजेपी का, एक नितिन गडकरी और एक सुब्रमण्यम स्वामी। हम ये कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जो है इनको आगे लेके आना चाहिए था। इन जैसे बंदों को एक फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए था। जब अरुण जेटली को बनाया गया, ऐसे आदमी को बनाते तो शायद देश तरक्की कर जाता। सुब्रमण्यम स्वामी एक स्पष्ट वक्ता है, वो क्लियर बात करते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हो बात? तो आज के टाइम में वो बिल्कुल सही बात बोलते हैं, वो मोदी का विरोध करना भी जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो हम सुब्रमण्यम स्वामी जी का सपोर्ट करते हैं, उनकी हम पक्ष रखते हैं कि वो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। बिल्कुल जाना चाहिए। जब एक इंसान सुन नहीं रहा,
तो आप क्या करोगे? आज आप मेरे को 4 बार आवाज मारो और मैं बहरा बन जाऊं, मैं ना सुनूं, तो आप भी मेरे को पकड़ के झिंझोरोगे ना। तो आज सरकार को झिंझोरने के लिए एक ही हथियार है, वो है संसद भवन। जब संसद भवन का घेराव होगा तो नेशनल मीडिया को कवर करना पड़ेगा, वरना आज नेशनल मीडिया तो यहाँ पे तंबू उखाड़ उखाड़ के ये दिखाता है, देखो किसान घर पे हैं, किसान यहाँ पर नहीं है। आज नेशनल मीडिया यहाँ पे जितना भी कवर करने आता है वो तो आंदोलन के वीक पॉइंट पकड़ता है। उस समय सरकार की नीयत का नहीं पता था, उस समय ये नहीं पता था कि सरकार खुद चाह रही है कि आतंक को बढ़ावा मिले। अब सब सरकार की नीयत का जान लिया है, हमें पता हो गई है, तो हम उस तैयारी के साथ जाएंगे कि आज सरकार अपने बीच में पिट्ठू घुसेड़ करके आंदोलन को खराब करने का काम ना करे।